Hello everyone, this is Marishpal. Welcomes you all. Hope you all are doing well and focus on your studies. Today we are going to discuss about the human respiratory system. देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर में पूरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे सिस्टम एक साथ में मिलकर के काम करते हैं. वन ऑफ देम इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. लगभग अपने पास में 11 से 12 सिस्टम होते हैं, पर आज की क्लास में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करेंगे. अब देखिए, छोटे से शुरू करके इसको थोड़ा एडवांस तक ले जाएंगे. शुरुआत में होता क्या है कि जैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, राइट. आप इस तरीके से समझिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में हमारे जितना भी हम फूड को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद में उस डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी ऑप्टेंड होगी वो सारा का सारा काम किसका होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का. दैट कंप्लीटली इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब जब भी आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप इसमें दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे. वन इज द ब्रीथिंग एंड अनदर वन इज द रेस्पिरेशन. अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? ब्रीथिंग मतलब आप ऐसे समझिए कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल आउट ऑफ CO2. बस इन सिंपल वर्ड्स, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा डायफ्राम, हमारे लंग्स, और अगर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करवाते हैं या हम कभी अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग करेंगे तो उसमें हमारे पेट के मसल्स इन्वॉल्व होंगे. अदरवाइज लंग्स आर द मेजर ऑर्गन्स दैट प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे रखी है. जैसे मैंने ब्रीथिंग में अभी बताया वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं. दूसरी चीज आती है रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की एक इंटरनल फायर है. एक ऐसी फायर जो कि फूड को बर्न करेगी, एक ऐसी फायर जो कि बर्न करने के बाद में एनर्जी को रिलीज आउट करवाएगी, राइट. आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं. मैं यहाँ पर एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन जो है एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है. आप इसको एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं या आप इसको एक्सर्गोनिक भी कहेंगे. एक्सर्गोनिक का मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज आउट होती है, एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें पर्टिकुलरली हीट एनर्जी रिलीज आउट होगी, है ना. थर्मल वर्ड जो आता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है. तो जब भी हीट एनर्जी के बारे में बात करेंगे, हीट एनर्जी रिलीज आउट हुई है तो एक्सोथर्मिक है. इसी के कंट्रास्ट में दूसरा प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस. मैं यहाँ पर इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन को मेंशन कर देता हूँ कि जैसे अपने पास में ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, जब इसको आप बर्न करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस लॉट्स ऑफ ATP. ठीक है ना. ओवरऑल में जो हमारी रेस्पिरेशन चलेगी वो इसी प्रोसेस के इर्द गिर्द चलती रहती है. अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे देन दैट प्रोसेस विल बी द फोटोसिंथेसिस. अब रेस्पिरेशन होता कितने टाइप का है ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं एनवायरनमेंट में. देखिए, अब एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. जैसे कि आपको क्लास 10th की NCERT में दिया हुआ है, भाई साफ सीधा सा मेंशन है कि ये यहाँ पर ग्लूकोज है. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन के पाइरुवेट में या पाइरुविक एसिड में. अब ये जो प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. इस बात को याद रखना. ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. दूसरी बात ये है कि ग्लाइकोलिसिस एक कंप्लीटली यूनिवर्सल प्रोसेस है. यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं फ्रॉम बैक्टीरिया टू ब्लू व्हेल, जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे उनके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस तो होगा ही होगा. और ग्लाइकोलिसिस का जो रिजल्ट निकल करके आता है इसमें बदले में हमें 2 ATP की एनर्जी मिलती है और साथ में NADH2 मॉलिक्यूल मिलते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, पाइरुविक एसिड या जो पाइरुविक एसिड है इसके साथ में 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं. इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जैसा कि पहला स्टेप आप यहाँ देखिए कि अगर ऑक्सीजन मौजूद होता है तो सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में. और जितना भी पाइरुवेट रहेगा, पाइरुवेट में होता क्या है बेसिकली, ग्लूकोज 6 कार्बन का, पाइरुवेट 3 कार्बन का, मतलब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो वो कार्बन जितना भी होगा सारा कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन जितना भी होगा सारा का सारा वाटर और ATP. आपको 3 चीजें मिल जाएंगी. और ओवरऑल में अगर देखा जाए तो हमारे पास में 36 से 38 ATP मिलते हैं. इट डिपेंड्स कि शटल सिस्टम कौन सा काम करता है. ये थोड़ा सा हायर क्लासेस वाला कंसेप्ट है शटल सिस्टम वाला, कि आपको 36 से 38 ATP मिलेगी. किस प्रोसेस में? कि अगर ऑक्सीजन मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस चलेगा तब. दूसरा है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है टिश्यू के पास में तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि जो पाइरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ के साथ में एनर्जी मिलेगी. अब ऐसी चीज कब होती है कि जब आप किसी तरीके की विगोरस एक्टिविटी करते हो या फिर आपके मसल्स तक प्रॉपर तरीके से
ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। भाई हार्ट अपनी रफ्तार से काम करेगा, हार्ट बहुत ज़्यादा अगर काम करने लगेगा तो हार्ट फेल वाली कंडीशन निकल करके आएगी। हार्ट अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, हार्ट अपने आप को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखेगा, जितना पंपिंग कर सकता है करेगा। बाकी जो आपकी मसल्स और लिवर होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड तैयार करते रहेंगे। तीसरी चीज़ निकल करके आती है, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन, कि ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है पर यहाँ पर जो फंगस होता है, फंगस की हेल्प से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ये प्रोसेस आप इंडस्ट्रियल यूज में भी यूज करते हैं, जैसे कि आपको अगर बियर या वाइन या ब्रेड जैसे कंपोनेंट्स अगर बनाने हो तो यहाँ पर फर्मेंटेशन कराया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इनकी डिफरेंसेस मैंने ये चीज़ें मेंशन यहाँ पर की हुई हैं। सिंपली आपको यहाँ बताया हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में किस तरीके का अंतर है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के अलावा क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल एंड देन योर ईटीएस, ये वाली साइकिल्स चलती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी, ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वहीं एनारोबिक की बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में चलेगा। पर्टिकुलरली किसके बारे में बात हो रही है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में। कंसेप्ट को इस तरीके से जोड़ा जाता है। इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होगा, जब कभी पूरे तरीके से फूड बर्न नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी ना बन करके बहुत थोड़े से अमाउंट में एनर्जी बनेगी। ग्लाइकोलिसिस का इन्वॉल्वमेंट है, साथ के साथ में लैक्टिक एसिड बनेगा या एल्कोहल बनेगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है और कौन करवा रहा है, और साथ के साथ में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब इसके बाद में जो तीसरी चीज निकल करके आती है आप लोगों को समझने के लिए, वो ये है कि आप थोड़ा सा ये समझें कि रेस्पिरेटरी ट्री जो रहता है या ह्यूमंस के पास में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ह्यूमंस के पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक किस तरीके से काम करेगा। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर ये चीज मेंशन कर सकता हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक, राइट। अब देखिए ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक की शुरुआत होती है नोस्ट्रल्स से। नोस्ट्रल्स क्या होता है कि आपका ये जो अपर लिप है, अपर लिप के ऊपर में नोज में जो दो पियर्सिंग्स हैं इनको बोला जाता है, दो ओपनिंग्स हैं, इनको नोस्ट्रल्स बोलेंगे। नोस्ट्रल्स के बाद में अगला स्टेप आता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद में जो स्ट्रक्चर है दैट इज नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के बाद में पोर्शन निकल करके आता है आपका लैरिंग्स का। लैरिंग्स के बाद में चीज निकल करके आएगी ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में पोर्शन आता है आपके पास में ब्रोंकस या ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकाई हैं वो ब्रेक डाउन करती हैं ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स फर्दर अपनी ब्रांचेस में टूटेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और टर्शर ब्रोंक्यूल्स एट लास्ट ओपन अप होती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है एल्वेलाई। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक इस तरीके से काम करेगा, राइट। ये इस सीरीज में आपको बेसिक्स के बारे में बताया हुआ है। अगर आपका बेसिक क्लियर है डेफिनेटली तभी आप एडवांस तक जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल से लेकर के और एल्वेलाई तक, अब इनमें हर किसी का अपना एक रोल होता है। जैसे नॉस्ट्रल्स का रोल होता है सिर्फ और सिर्फ एयर को अंदर लेना। यहाँ पर नाक में कोई फिल्टर नहीं है जो कि एयर को एयर को सेपरेट आउट करवाएगा। जितनी एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर में जाएंगे। नेजल चैम्बर वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा टेम्परेचर को कूल डाउन करवा देगा। नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो पार्ट है जो कि नाक से कनेक्ट करता है। जैसा कि आपने वीडियोस में या पहले भी कहीं देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मुंह से डाल करके चीज़ों को नाक से निकाल लिया जाता है या नाक से डालकर मुंह से निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फेरिंग्स इज दैट कनेक्शन पॉइंट। फेरिंग्स का एक पोर्शन आपके माउथ के साथ में कनेक्ट होता है जिसको ओरोफेरिंग्स कह रहे हैं, नाक के साथ में कनेक्टेड है उसको नेजोफेरिंग्स कहेंगे, और जो लैरिंग्स के साथ में कनेक्टेड है उसको लैरिंजोफेरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स इसको बोला जाता है साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, ठीक है, जहाँ से हमारी आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। ट्रैकिया ये अपने पास में विंड पाइप होता है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद में जो ब्रांचेज होती हैं, आप इस तरीके से चीज़ों को मान करके चलें कि जैसे कि आपका ट्रैकिया इस तरीके से चलता है तो ट्रैकिया आपके लंग्स में इस तरीके से जब डिवाइड करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो ब्रांचेज में बटी हैं, ये जो ट्यूब्स दो ट्यूब्स जो कटी हुई हैं, इनको जो नाम दिया गया है, इनको नाम दिया जाता है कि ये आपके ब्रोंकस या ब्रोंकाई हैं, है ना, ये होता है आपके पास में ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स उन्हीं की फर्दर ब्रांचेज होते हैं। जैसे मान करके चलेंगे कि आपने यहाँ पर इस तरीके से एक पूरा का ट्री तैयार करवाया, तो ये जो ब्रांचेज हैं इन ब्रांचेज को ब्रोंक्यूल्स बोला जाएगा, जो कि लास्ट में आकर के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में टूटते हैं, जिनको नाम दिया गया है एल्वेलाई। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको इधर में एक्सप्लेन है। दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जहाँ पर चीज़ें आपको किस तरीके से दिखाई हुई हैं कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो आपको देखिए ऊपर से ही शुरू करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ,
जैसे सबसे पहले मैं ऊपर नॉस्ट्रल्स नेजल चैम्बर वाली चीज़ें आपको मेंशन नहीं कराई हुई हैं, यहाँ पर जो चीज़ें बताई हुई हैं आपको ट्रैकिया से बताया है, ठीक है, कि सबसे पहले मैं आपको ट्रैकिया बताया हुआ है। ट्रैकिया के ऊपर में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स रिंग्स प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर में सेमी सर्कुलर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं जो कि ट्रैकिया की ट्यूब को कोलैप्स नहीं होने देंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ट्रैकिया फर्दर जाकर के जब नीचे में डिवाइड करता है तो वो टूटता है ब्रोंकस में, ठीक है। पहला यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ट्रैकिया, दूसरा दिखाया हुआ है ब्रोंकस, और ये जो ब्रोंकस होते हैं ये अपनी ब्रांचेज में टूटेंगे, जैसे ब्रोंक्यूल्स आपको बताए, है ना। अब सबसे लास्ट में जाकर के ये किस में टूटेंगे, एल्वुलाई में, जैसे कि तीसरे स्टेप में आपको ये चीजें मेंशन की हैं कि ये एल्वुलाई है। दीज आर दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच स्टोर्स द एयर फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड फॉर द एक्सचेंज विद द ब्लड। ओके, आपके पास में जो लंग्स हैं वो आपके सारी की सारी एयर को स्टोर करेंगे और वो लास्ट में जाकर के ब्लड के साथ में एक्सचेंज आउट हो पाएगी। अब देखिए, जैसा कि आपको इस वाले डायग्राम में बताया हुआ है यहाँ रेस्पिरेटरी ट्री। अब देखिए रेस्पिरेटरी ट्री में कौन कौन सी चीजें मेंशन हुई हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अभी बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, जैसे ह्यूमंस के अंदर में रेस्पिरेटरी ट्री देखने को मिलता है। ये डायग्राम अपने आप में सारी चीज़ों को बता रहा है, बस आपको चाहिए कि आप इसको समझना किस तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले यहाँ लैरिंग्स दिया हुआ है, देन उसके बाद में पल्मोनरी ब्रोंकाई। देखिए जिस तरीके से ये जो ट्रैकिया नीचे में जा रहा है और ट्रैकिया आकर के यहाँ इन दो जगहों पे बाइफर्केट किया एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक। अगर आप वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से गिनना शुरू करें तो 5वीं थोरेसिक की साइड से आकर के आपका ट्रैकिया बाइफर्केट करता है, दो चीज में डिवाइड करेगा, दो ट्यूब्स में डिवाइड करेगा, और उन ट्यूब्स का नाम रखा जाता है ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ब्रोंकस उसकी सिंगुलर फॉर्म है और ब्रोंकाई उसकी प्लूरल फॉर्म। फिर ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती हैं अपने और ब्रांचेस में, जैसे ब्रोंकस या ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, राइट ना। जिस तरीके से जैसे यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि प्राइमरी ब्रोंकाई भी डिवाइड करी, सेकेंडरी टर्शरी में, उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स हैं। और ब्रोंक्यूल्स जब फर्दर जाकर के डिवाइड करते हैं तो ये टूटेंगे एट लास्ट में जाकर के एल्वुलाई में, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर एक टर्म और दिया हुआ है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच का मतलब क्या है कि हमारे लंग्स में, क्योंकि जो हार्ट मौजूद है वो सेंटर में मौजूद है थोरेसिक कैविटी के, तो हार्ट का जो लोअर लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, वो कोनिकल है, और उसका स्पेस कहाँ होगा, आपके लंग में। कार्डियक नॉच इज द स्पेस इन द लंग्स इन विच हार्ट रिसाइड्स, जहां पर हार्ट मौजूद होता है। इसके बाद में अगली चीज निकल करके आती है, देखिए अब ना प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज किस तरीके से होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर में, वो हमेशा डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। जैसे आप जब एयर को इनहेल करेंगे तो एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो एयर में जो O2 है वो ज्यादा रहेगा, साथ के साथ में जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। जैसा ये एयर में मौजूद है वैसी चीजें कहाँ पहुंचेंगी, आपके एल्वुलाई में। जब ये आपके एल्वुलाई में पहुंचेंगे तो आपका जो एल्वुलर स्पेस है यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा और CO2 का कंसंट्रेशन रहेगा कम। और अगर मैं यहां से इसको कंपेयर करूं कि ये आपके पास में जो हार्ट है, आपके हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी आएगी और पल्मोनरी वीन जाती है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी आती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि आपका जो हार्ट है, आपके हार्ट के चैम्बर्स कनेक्ट करते हैं आपके लंग्स के साथ में, राइट, और आपका हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज हो पाए। जब मैं बात कर रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है। अब आपके एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा और ब्लड में ऑक्सीजन कम, तो ज्यादा से कम की तरफ, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से कम की तरफ, ये इस तरीके से मूवमेंट होगा। एंड दिस इज सिंपली नोन एज द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। ओके ना, ये चीज आपको यहां देखने के लिए मिलेगी कि जो आपके एल्वुलाई हैं, एल्वुलाई के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपके एल्वुलाई में जो भी एटमॉस्फेरिक कंटेंट है वो सारा का सारा जाकर के स्टोर होता है और इन्हीं के नीचे से निकलती हैं पल्मोनरी आर्टरी, राइट, जो पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब गैसेस के पार्शियल प्रेशर के अंतर की वजह से इन दोनों में एक्सचेंज हो जाता है एंड दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन सिंपल वर्ड्स। अब ये चीज आपको समझने की जरूरत है, इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, राइट ना।
कि जहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड हार्ट के कांटेक्ट में 2 बार आएगा। पहली बार तो तब के जब बॉडी से कलेक्ट होकर के हार्ट में आया, हार्ट ने पंप किया उसको लंग्स के लिए, जैसे यहाँ लिखाया हुआ ना पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है ये आपके पास में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहीं ये जो रेड कलर से मेंशन है दिस इज ऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ना। आपका यहाँ पर ये जो एल्वुलाई हैं, एल्वुलाई से गैसेस का एक्सचेंज होता है और ब्लड की ये आती हैं कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज और एल्वुलाई के बीच में सिंपली क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और तब जाकर के गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट की तरफ आया, अब हार्ट फिर से उसको पंप करेगा पूरी बॉडी के लिए ऑर्टा के थ्रू। ऑर्टा ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पड़ेंगे। ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो कि बॉडी में पूरे में सर्कुलेट करवाएगी। अगेन जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फर्दर टूटेंगी और हमारे सेल में हमेशा से एक प्रोसेस चलता रहता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। अल्टीमेटली सेल के अंदर में अगर आप देखो, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन कंज्यूम होने की वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन अपने ज्यादा से कम की तरफ यहाँ पर और CO2 अपने ज्यादा से कम की तरफ यहाँ पर जाएगी, जिसकी वजह से अगेन फिर से जो वेना कावा लेकर के आएंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में ज्यादा रहेगा और वापस से फिर से इसको हार्ट में भेजा जाएगा और हार्ट फिर से इसको पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। इस तरीके से ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये कहिए कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराने का काम हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड का होता है। ब्लड में भी पर्टिकुलरली बात की जाए तो आरबीसीज, बिकॉज आरबीसीज के पास में स्पेस नहीं है, सारा स्पेस इसीलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो मेजरली गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर ले, वो भी पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस अपने आप को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ये सारा का सारा जो भी मैंने आप लोगों को बताया है ये पर्टिकुलरली क्लास 10th को टारगेट करते हुए उनके हिसाब से बताया है कि हाँ जी उनमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पढ़ा जाए, बिकॉज बेसिक्स वहीं से शुरू होते हैं, तो अगर आप उनके कंपेयर में पढ़ोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए मोर देन इनफ है, जो कि आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनवाएंगी। इन दिस शॉर्ट टाइम मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बताई हैं। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ठीक, ये सारी की सारी चीजें आप लोग के लिए हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।